हेलो स्टूडेंट्स। तो मैजिकल कैप्सूल नीट 2020 सीरीज में आज वर्क, पावर एंड एनर्जी इस चैप्टर से प्रॉब्लम्स करेंगे। पहली प्रॉब्लम है, व्हेन अ कंजर्वेटिव फोर्स डज पॉजिटिव वर्क ऑन अ बॉडी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी increases, decreases, remains unaltered, depends on the situation। ये बात हो रही है पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको मालूम होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये होती है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू सी। अब यहाँ बोला हुआ है कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है पॉजिटिव, यानी डब्ल्यू सी पॉजिटिव है। तो ये रिजल्ट कैसा आएगा, यू एफ माइनस यू आई। डब्ल्यू सी क्योंकि पॉजिटिव है तो ये आएगा रिजल्ट नेगेटिव साइन के साथ। दिस implies that UF is less than UI, मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि फाइनल इनिशियल से कम है। एंड सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब यदि इस क्वेश्चन में बोला होता कि कंजर्वेटिव फोर्स डज नेगेटिव वर्क, तो यहाँ डब्ल्यू सी नेगेटिव साइन के साथ आता, तो रिजल्ट आता पॉजिटिव, तब यू एफ यू आई से ज़्यादा होता। हाल फिलहाल आंसर है पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। और ये रिलेशन आपको याद रखना चाहिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। क्या करने में, पोजीशन को चेंज करने में या कन्फिग्रेशन को चेंज करने में। अगला क्वेश्चन करेंगे, ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन in one dimension is given below. The total energy of the particle is indicated by a cross on the coordinate axis. Specify the region in which the particle cannot be found for the given energy. तो ये है टोटल एनर्जी जिसको E से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और डॉटेड लाइन ये है करस्पॉन्डिंग टू टोटल एनर्जी। और ये ग्राफ प्लॉट किया हुआ है यू एक्स, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एज फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड पोजीशन, इन दोनों के बीच। ये है डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पर प्लॉटेड, और वाई एक्सिस पर है पोटेंशियल एनर्जी एज फंक्शन ऑफ एक्स। और ये है टोटल एनर्जी। हमको बताना है ऐसा रीजन जिसमें वो पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपको मालूम होगा टोटल एनर्जी का मतलब क्या है, यह टोटल मैकेनिकल एनर्जी। और टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी यू हो जाएगी ई माइनस के। अब के है काइनेटिक एनर्जी, आपको मालूम होगा कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाफ एम वी स्क्वायर में एम नेगेटिव नहीं हो सकता, वी स्पीड होती है वो भी नेगेटिव नहीं होगी, तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। यानी टोटल एनर्जी में से काइनेटिक एनर्जी हमेशा सब्ट्रैक्ट होगी, क्योंकि यदि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकती होती तो E प्लस के भी पॉसिबल था, पर काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है तो E में से के हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी U ये हमेशा लेस देन टोटल एनर्जी होगी। अब हमको वो रीजन्स ढूंढने हैं जिनमें पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से ज़्यादा है, उन रीजन्स में वो पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा, तब फिर इस प्रॉपर्टी का वायलेशन हो जाएगा। तो आप यहाँ ध्यान दें, माइनस बी बाई टू से माइनस ए बाई टू, इस रीजन में आप देख रहे हैं यह है टोटल एनर्जी जो डॉटेड लाइन से दिखाई हुई है, और यह है पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है जो पॉसिबल नहीं है। मतलब एक रीजन तो ये हो गया जिसमें x का वैल्यू कैसा है, x इज ग्रेटर देन माइनस बी बाई टू एंड लेस देन माइनस ए बाई टू। एक रीजन ये है जिसमें टोटल एनर्जी से ज़्यादा है पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इस रीजन में वो पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसके अलावा इस रीजन पर आप ध्यान दें प्लस ए बाई टू से प्लस बी बाई टू, तब भी
पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से ज़्यादा है, तो ये रीजन भी ऐसा है जिसमें वो पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ये वो दो रीजन्स हैं जिनमें इस रिलेशन का वायलेशन होगा, U इज लेस देन E का, एंड सो आंसर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे। A nucleus ruptures into two nuclear parts which have their velocity ratio equals to 2:1. The ratio of their respective nuclear sizes, nuclear radii is. तो यहाँ पर हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इनिशियली उस न्यूक्लियस का मोमेंटम होगा ज़ीरो, और जब वो दो पार्ट्स में ब्रेक होगा तब एक्सटर्नल फोर्सेस क्योंकि एब्सेंट हैं, जो भी फोर्सेस हैं वो इंटरनल हैं, तो लीनियर मोमेंटम रहेगा कंजर्व्ड। पहले पार्ट का मास m1 वेलोसिटी v1, दूसरे पार्ट का मास m2 और वेलोसिटी v2 हो तो मोमेंटम को अब भी ज़ीरो होना पड़ेगा, यानी m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर ये होगा ज़ीरो के बराबर। और इसको आगे ऐसा लिख सकते हैं m1 v1 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस m2 v2 वेक्टर, मतलब दोनों पार्ट्स के मोमेंटम इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड्स में और उनकी डायरेक्शंस होंगी ऑपोजिट, ताकि नेट मोमेंटम पहले यदि ज़ीरो था तो अब भी वो ज़ीरो बना रहे। अब सिर्फ मैग्नीट्यूड्स लिख लेते हैं इन मोमेंटम्स के। m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। अब मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो पहले पार्ट का वॉल्यूम 4/3 पाई r1 क्यूब इंटू डेंसिटी रो सपोज कर लेते हैं इंटू v1 इज इक्वल टू 4/3 पाई r2 क्यूब्ड इंटू रो इंटू वेलोसिटी v2। हमको रेडियस का रेशो फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी का रेशो हमको गिवन है, तो 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे r1 अपॉन r2 क्यूब इज इक्वल्स टू v2 अपॉन v1, और वेलोसिटी का रेशो कितना दिया हुआ है 2:1, मतलब ही v1 अपॉन v2 2:1 दिया है, तो v2 अपॉन v1 ये होगा 1/2। तो अब क्यूब रूट ले लेते हैं, तो क्यूब रूट लेने पर यहाँ क्या लिखेंगे r1 अपॉन r2 इक्वल्स टू, तो यहाँ क्या आएगा 1/2 रेज्ड टू दी पावर 1/3, यानी ये रेशो कितना आया 1:2 क्यूब रूट। तो आंसर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द फोर्स F एक्टिंग on a body moving in a circle of radius r is always perpendicular to the instantaneous velocity v. The work done by the force on the body in one complete rotation is. तो ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड है। आप देख रहे हैं सर्कुलर मोशन की बात हो रही है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फोर्स से हमेशा यदि परपेंडिकुलर है तो डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स से हमेशा परपेंडिकुलर होगा। और वर्क डन क्या होता है, वो होता है एफ डी कॉस थीटा, और थीटा के 90 होने से कॉस 90 ज़ीरो होगा, इसलिए वर्क डन हमेशा ज़ीरो होगा। तो कंप्लीट रोटेशन में वर्क डन ज़ीरो, आंसर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अ कार ऑफ मास 1000 kg मूविंग विद a speed of 18 km/h on a smooth road collides with a horizontally mounted spring of spring constant 6.25 into 10 raised to the power 3 Newton per meter. The maximum compression of the spring is. तो यहाँ हम यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि बोला हुआ है स्मूथ रोड, तो स्मूथ रोड मतलब फ्रिक्शन एब्सेंट है, डिसिपेटिव फोर्सेस एब्सेंट है, और बात हो रही है किसी स्प्रिंग की, मतलब जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो हैं इलास्टिक, मतलब ही कंजर्वेटिव, यानी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। तो क्या लिखना होगा हमको, किस तरह लिख सकते हैं इस कंजर्वेशन प्रिंसिपल को, डेल्टा के मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी ज़ीरो। यह है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जब वो कार किसी स्प्रिंग से टकराएगी तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी,
और काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी और फाइनली वो रेस्ट में आ जाएगी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी उस कार की होगी 0 और इनिशियल होगी हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो जब ये कार स्टॉप हो जाएगी तब उस स्प्रिंग में होगा मैक्सिमम कंप्रेशन, और मान लो वो एक्स से कंप्रेस हुई है, डिस्टेंस या लेंथ एक्स से, तो पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। ये होगी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और इनिशियल थी 0 जब वो स्प्रिंग अनकम्प्रेस्ड या अनस्ट्रेच्ड थी, इज इक्वल टू 0। मतलब डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज 0। मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट बनी रहेगी, चेंजेस उसमें नहीं होंगे। बस इसको आपको सॉल्व कर देना है। एक रिलेशन आपको ऐसा मिलेगा, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स हाफ के एक्स स्क्वायर। तो एग्जाम में ये सब आपको नहीं सोचना है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन वगैरह नहीं सोचना है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपको यूज़ कर लेना है। इसमें से आपको एक्स फाइंड आउट करना है। अब एक्स कितना होगा? तो हाफ तो कैंसिल आउट हो रहा है, हाफ कैंसिल हो जाएगा। आपको चाहिए एक्स, तो के आएगा नीचे, और इसका स्क्वायर रूट लेने पर v इंटू रूट एम बाय के। इस फॉर्मूले को आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ सिर्फ वैल्यूज सब्सटीट्यूट करनी है। तो v कितना है? वो है 18 किलोमीटर पर आवर। तो उसको मीटर पर सेकेंड में बदल लेते हैं 5/18 का मल्टीप्लाई करके, तो ये हुआ v। उसके बाद मास, मास ऑफ द कार इज 1000, और नीचे आएगा फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट विच इज 6.25 टाइम्स 10 रेज टू दी पावर 3। तो 1000 तो कैंसिल आउट होता है, और डेसिमल हटाएंगे यहाँ से 6.25 से, तो ऊपर होगा 100। इधर क्या बच रहा है? इधर बच रहा है 5, 18 कैंसिल आउट होने से, स्क्वायर रूट 100 इज 10, और नीचे 625 का रूट यानी 25। ये 5 से 5 टाइम्स कैंसिल, 10/5 इज 2, यानी 2 मीटर से वो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी। तो अगली बार ये क्वेश्चन जब भी आप देखें तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, x इक्वल्स टू वी स्क्वायर रूट एम बाय के के बराबर। अगला क्वेश्चन करेंगे। अ वुमन पुशेस अ ट्रंक on a railway platform that has a rough surface. She applies a force F over a distance of 20 meter as shown by the graph. तो यह है फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। वन डायमेंशन में वो बॉडी यू मूव कर रही है, और एक्स के साथ फोर्स किस तरह वेरी हो रहा है ये हमको बताया हुआ है। मतलब फोर्स एज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एफ वर्सेस एक्स ग्राफ। और आपको प्रॉपर्टी पता होगी कि एफ एक्स ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट एक्सेस, इनके बीच जो एनक्लोज्ड एरिया होता है वो हमको बताता है वर्क डन। जिस क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द वुमन। तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ एंड एक्स एक्सेस। तो पहले ये एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया, तो ये कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 100 इंटू 10 ये ले लेंगे, और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम इस ट्रेपीजियम का एरिया। और ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब वो हो जाएगा 100 प्लस 50 यानी 150 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी ये हो जाएगा 10 के बराबर इंटू 10। और इसको सॉल्व कर देंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। तो ये है 1000, और ये 2 से कैंसिल होगा 5 बार, और 150 इंटू 5 इज 750। तो ये हुआ 1750। अब ये आंसर आएगा किस में? तो आंसर आएगा जूल में, क्योंकि फोर्स दे रखा है न्यूटन में और डिस्प्लेसमेंट है मीटर में। ऑब्वियसली आंसर होगा जूल में। सो वर्क डन इज 1750 जूल। अगला क्वेश्चन। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg moving on a horizontal surface with the speed vi is equals to 2 meter per second enters a rough patch ranging from x equals to 0.1 to x equals to 2.01 meter. The retarding force Fr on the block in this range is Fr is equals to minus k by x. तो फोर्स एज फंक्शन ऑफ
एक्स पोजीशन हमको दिया हुआ है, रिटार्डिंग फोर्स है इसलिए माइनस साइन आया हुआ है, माइनस के बाय एक्स। और ये किस रेंज में काम कर रहा है, बिटवीन 0.1 टू 2.01। आगे बोल रहे हैं वेयर के इज 0.5 जूल, द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इज गिवन बाई गिवन लॉग 20.1 इज 3। तो ये दे रखा है हमको फोर्स, हमको चाहिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। और ये क्या होगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ मास ऑफ द बॉडी इज 1 इनटू इनिशियल स्पीड विच इज 2 मीटर पर सेकेंड, होगा 4, यानी आया 2 के बराबर। यहाँ 2 सब्सटीट्यूट कर देते हैं। और RHS में वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे, तो क्योंकि वेरिएबल फोर्स है तो एलिमेंट्री वर्क डन फाइंड करके उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फोर्स कितना है, माइनस के बाई एक्स डी एक्स, ये होगा एलिमेंट्री वर्क डन। और लिमिट्स क्या है, लिमिट्स हैं 0.1 से 0.1 से 2.01, इन लिमिट्स के बीच इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब यहाँ डायरेक्ट मैंने ऐसा क्यों लिख दिया है, क्योंकि 1 डायमेंशन की बात हो रही है, वो जो कॉस थीटा वाली टर्म है वो 1 हो जाएगी, थीटा 0 होगा। तो बस इसको आगे सॉल्व करेंगे तो के एफ माइनस 2 इक्वल्स टू, यहाँ क्या होगा, ये माइनस के बाहर आएगा और 1 बाई एक्स डी एक्स ये होता है लॉग एक्स, तो यहाँ आएगा लॉग एक्स। और लिमिट्स 0.1 से 2.01। अब लॉग एम माइनस लॉग एन ये होता है लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम अपॉन एन। के की भी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, कितनी है 0.5 यानी 1/2। और यहाँ होगा लॉग एम अपॉन एन, मतलब ही 2.01 अपॉन 0.1 ऐसा होगा। और फाइनल हमको चाहिए काइनेटिक एनर्जी, तो 2 भी इधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो +2। अब इसको हमको सॉल्व करना है, माइनस हाफ और ये आएगा लॉग 20.1 के बराबर। जब ये डेसिमल्स हटाएंगे ये होगा 20.1 और लॉग 20.1 इसीलिए यहाँ दिया हुआ है, और वो दिया हुआ है 3 के बराबर, +2, यानी ये हुआ -1.5 -1.5 +2, दैट इज 0.5 जूल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0.5 जूल होगी, एंड सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे। The bob A of a simple pendulum is released when the string makes an angle of 45 degrees with the vertical. It hits another bob of the same material and same mass kept at rest on the table. If the collision is elastic, both A and B rise to the same height, both A and B come to rest at B, both A and B move with the same velocity of A comes to rest, and B moves with velocity of A. तो प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चन है, कोलिजन है इलास्टिक और कोलाइडिंग बॉडीज के मासेस हैं इक्वल। तो आपने पढ़ा हुआ है 1 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन में कि एक बॉडी यदि रेस्ट में हो, मतलब टारगेट रेस्ट में हो, और प्रोजेक्टाइल यदि v वेलोसिटी से उस रेस्ट की बॉडी से टकराता है, तब वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं। वैसा ही इसमें होने वाला है, ये बॉडी A इस B से टकराएगी विथ सम वेलोसिटी, मोशन अंडर ग्रेविटी की प्रॉपर्टी लगाकर इस वेलोसिटी को भी फाइंड कर सकते हैं। तो जब ए बी से टकराएगी तो बी है रेस्ट में, और ए यदि वी वेलोसिटी से टकराती है इस बी से, तब क्या होगा, वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी, ए आ जाएगी रेस्ट में और बी को वही वेलोसिटी मिल जाएगी इस डायरेक्शन में, और ये अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करेगी और उसी हाइट तक पहुंच जाएगी जिस हाइट से ए ने गिरना शुरू किया था, जिसका आंसर होगा डी, ए कम्स टू रेस्ट एंड बी मूव्स विद वेलोसिटी ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg at rest is acted upon simultaneously by two forces 4 Newton and 3 Newton at right angles to each other। तो एक बॉडी है जिसका मास है 10 kg और इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक है 4 न्यूटन का और दूसरा है
3 न्यूटन का। ये फोर्सेस आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर। आगे क्या बोल रहे हैं? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना है इस बॉडी के ऊपर? तो वेक्टर की प्रॉपर्टी से रिजल्टेंट फोर्स डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि वो है 5 न्यूटन। दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज 5 न्यूटन। तो इस बॉडी में उस फोर्स की डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? तो वो होगा फोर्स अपॉन मास, यानी 5/10 दैट इज हाफ 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। फोर्स क्योंकि कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, और इसलिए हम इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स यूज कर सकते हैं। हमको बताना है 10 सेकेंड के बाद काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो वेलोसिटी 10 सेकेंड के एंड पर कितनी होगी वो इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से। u इज 0, एक्सेलरेशन इज हाफ, टाइम इज 10, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ये होगी वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड, और इसलिए काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर के फॉर्मूले से हाफ मास इज 10 kg एंड वी स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर दैट इज 25, तो 250 अपॉन 2 यानी होगा 125 125 जूल, एंड सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे। अ पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट s. At certain height, its kinetic energy is 3 times its potential energy. The height and speed of the particle at that instant are respectively. तो s हाइट से एक बॉडी को गिराया जा रहा है, मतलब ये बात हो रही है मोशन अंडर ग्रेविटी की। तो ये ग्राउंड और ये है s हाइट, और s हाइट से एक बॉडी को गिरा रहे हैं। मान लो पॉइंट a से इसको ड्रॉप कर रहे हैं, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि यहाँ बोला है पार्टिकल इज रिलीज्ड, तो इनिशियल वेलोसिटी है 0। अब ड्यूरिंग इट्स मोशन किसी हाइट पर, मान लो b पर, किसी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का 3 टाइम्स है। तो हमने मान लिया कि ऐसा पॉइंट है b जिस पर काइनेटिक एनर्जी उस पार्टिकल की kb, ये कितनी है? 3 टाइम्स ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होगी यहाँ? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ये मान लेते हैं ये डिस्प्लेसमेंट ए बी ये है y के बराबर। तो b पर आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि कितनी होगी उस पार्टिकल की, और ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी होगी जब ये पार्टिकल b पर होगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी, तब ये होगा s माइनस वाई। तो हमको s माइनस वाई फाइंड आउट करना है, और दूसरा बोला हुआ है स्पीड ऑफ पार्टिकल मतलब वी बी फाइंड आउट करना है। तो वी बी फाइंड करने के लिए मोशन अंडर ग्रेविटी हम लगा सकते हैं, कंसिडरिंग मोशन बिटवीन ए एंड बी। और कौन सी इक्वेशन लगा देंगे? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as बिटवीन ए एंड बी। तो इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी 0 है, एक्सेलरेशन g है, और डाउनवर्ड्स डायरेक्शन को पॉजिटिव सपोज कर लेते हैं, तो g होगा पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट y, यानी वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gy, ये हमको मिल गया। अब ये वेलोसिटी मिलने के बाद में उसकी काइनेटिक एनर्जी हम लिख सकते हैं के बी कितना होगा? हाफ उसका मास m पार्टिकल का इंटू वी बी स्क्वायर विच इज 2gy। तो 2 कैंसिल आउट होकर ये हुआ mgy, ये है उसकी काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी b पर कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी के लिए mgh फॉर्मूला लगाना है, mg और h हाइट अबव द ग्राउंड इज s माइनस वाई, और कंडीशन क्या बोली हुई है? के बी मतलब ही mgy, ये है 3 टाइम्स यू बी मतलब ही mg इंटू एस माइनस वाई। तो mg कैंसिल आउट हो जाएगा, mg कैंसिल आउट होगा, तो उसको आगे सॉल्व करें तो ये हुआ 4y इज इक्वल टू 3s। तो y आ गया हमारे पास कितना? y कम्स आउट टू बी 3s अपॉन 4, पर हमको y नहीं बल्कि हमको क्या बताना है? s माइनस वाई। तो s माइनस वाई कितना हो जाएगा? तो s माइनस 3s बाय 4, ऑब्वियसली दिस इज s बाय 4,
एस बाय 4, यानी अबव ग्राउंड इस पॉइंट बी की हाइट है एस बाय 4, यानी ऑप्शन ए, बी या डी में से कोई करेक्ट होगा। देखते हैं आगे। अब निकालना है हमको उसकी वेलोसिटी। तो यहाँ लिख ही रखा है हमने वी बी स्क्वायर, वी बी स्क्वायर इज 2 जी वाई, वी बी स्क्वायर इज 2 जी वाई। तो 2 जी और वाई, वाई कितना है, तो वाई हमने फाइंड किया है 3s/4। तो ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो हुआ ये 3 3 जी s/2। तो वी बी होगा इसका स्क्वायर रूट, तो वी बी कम्स आउट टू बी रूट, यहाँ लिख देता हूँ, वी बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 g s/2। तो ये हमारे दो आंसर्स हैं। तो क्या क्या फाइंड किया हमने, s माइनस वाई है s/4 और वी बी है 3 g s/2, एंड सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अ रॉड ऑफ मास m and length L is made to stand at an angle of 60 degree with the vertical. Potential energy of the rod in this position is। तो मान लेते हैं कि वो रॉड है यूनिफॉर्म मास m और लेंथ l की, तब उसका सेंटर ऑफ मास या उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगी, L/2 पर। और उस रॉड को किस तरह रखा हुआ है, उसको रखा हुआ है वर्टिकल से 60 डिग्री के एंगल पर। और जैसा मैंने कहा कि उसकी सी जी यहाँ होगी, ग्राउंड बना लेते हैं यहाँ पर, यह है ग्राउंड, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, और यहाँ उसका एंटायर मास कॉन्सेंट्रेटेड होगा, मतलब इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा उसका वेट mg के बराबर। हमको बताना क्या है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो इस रॉड को हटाकर यहाँ पर हम m मास सपोज कर सकते हैं कि m मास यहाँ रखा हुआ है, और किस हाइट पर, तो इसको c बोल देते हैं, इसे n बोल देते हैं, तो सी एन हाइट पर। अब ये सी एन कैसे आ सकता है, तो ये एंगल ज्योमेट्री से आएगा 30 डिग्री, और ये पॉइंट ओ हो तो ओ सी कितना होगा, L/2। ये परपेंडिकुलर आराम से निकल आएगा, सी एन बराबर कितना होगा, हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, मतलब ये L/2 साइन थीटा, साइन 30 इज हाफ इन L/4। यानी हम कह सकते हैं कि m मास L/4 की हाइट पर रखा हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो फॉर्मूला लगा देना है हमको डायरेक्टली, mgh। तो mg और h कितना है, L/4, यानी mg/4 ये होगी उस रॉड की पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन फोर्स F equals to 3i cap plus 4j minus 5k Newton and displacement D vector is equals to 5i plus 4j plus 3k मीटर एस। तो वेक्टर्स का सवाल है। आप डॉट प्रोडक्ट से जानते हैं कि a डॉट b होता है ए बी कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा बराबर होगा a डॉट b अपॉन ए बी। तो पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमको लेना है। तो f दिया हुआ है, d दिया हुआ है, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो पहले i के कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होंगे, तो कितना होगा, 3 इंटू 5 इज 15, उसके बाद 4 इंटू 4 इज 16, और उसके बाद -5 एंड 3 यानी -15, यानी न्यूमरेटर में तो सिर्फ 16 बचेगा, 15 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर a का मॉडुलस या मैग्नीट्यूड, यानी f का मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यानी 25 प्लस 16 प्लस 9, यानी हो गया √50 के बराबर। अब डिस्प्लेसमेंट का देखें, एफ स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, वो भी √50, क्योंकि वही नंबर्स हैं, यानी ये हुआ 16/50 के बराबर, 16/50। तो इसको आगे सॉल्व करें, तो क्या करें अब, तो ये होगा 8/25, 8/25। अब 1/25 को क्या लिख सकते हैं हम, 0.04, 0.04 इंटू 8, तो ये कितना होगा, 0.32। तो कॉस थीटा यदि 0.32 है, तो थीटा कितना होगा, थीटा होगा कॉस इनवर्स 0.32, एंड सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड by 25%, the kinetic energy is increased by about।
तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। क्या है प्रॉब्लम? मोमेंटम में हमको परसेंटेज चेंज दिया हुआ है और हमसे काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज पूछा हुआ है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आने पर स्टेप 1 में आपको ऐसा सोचना चाहिए कि हमको परसेंटेज चेंज या इंक्रीज या डिक्रीज किस में बताना है। जैसे इस क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज इंक्रीज पूछा हुआ है, तो आपको ऐसा लिख लेना चाहिए K2 अपॉन K1 -1 इंटू 100। मतलब आपको ये क्वांटिटी फाइंड करनी है, ये आंसर पता करना है। K2 क्या है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। K1 इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी में चेंज पूछा है और चेंज बताया हुआ है मोमेंटम में। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में जो भी क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती हैं उन दोनों के बीच आपको रिलेशन पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन आपको पता होगा, K इज इक्वल टू होता है P स्क्वायर अपॉन 2m, यानी काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मोमेंटम। आपको चाहिए K2 बाई K1, चेंज बताया हुआ है मोमेंटम में। तो इसको देखकर K प्रोपोर्शनल टू P स्क्वायर को देखकर आपको अब ऐसा लिखना चाहिए K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? P2 स्क्वायर अपॉन P1 स्क्वायर, मतलब P1 P2 होल स्क्वायर। अब P1 हम सपोज कर लेंगे कि वो है 100 और उसमें कितना चेंज यहाँ बोला हुआ है 25% का इंक्रीज, यानी वो हो जाएगा 125 न्यूमरेटर में और इसका स्क्वायर। और फिर इसको आगे सॉल्व कर डालें, इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो ऊपर आएगा 5, नीचे 4, यानी 25/16। और ये जो वैल्यू आया है इसको आपको यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेना चाहिए, K2 अपॉन K1 -1 इंटू 100%, यानी आपको आंसर मिल जाएगा 25/16 -1 इंटू 100। ये आपका आंसर होगा। तो आगे इसको सॉल्व करें तो 25 में से 16 जाएंगे तो 9 बचेगा, 9 इंटू 100/16, 100/16 मतलब 50/8, 25/4, 12.5/2 यानी 6.25, 9 इंटू 6.25। अब आगे मल्टीप्लिकेशन करें तो ये कितना हुआ? 5 नाम 45, हासिल क्या 4, 18 और 4 22, हासिल क्या 2, 54 और 2 56, और डेसिमल पॉइंट यहाँ आएगा यानी 56.25%। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, अ शेल एट रेस्ट at origin explodes into 3 fragments of masses 1, 2 and m kg. The 1 kg, 2 kg pieces fly off with speeds of 5 meter per second along x-axis and 6 meter per second along y-axis respectively. If m kg piece flies off with a speed of 6.5, the total mass of the shell must be. तो इनिशियली वो शेल है रेस्ट में, ओरिजिन पर, और फिर 3 फ्रेगमेंट्स में वो एक्सप्लोड होता है। उसमें से एक फ्रेगमेंट 1 kg मास का, वो फ्लाई ऑफ होता है विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। और दूसरा फ्रेगमेंट 2 kg मास का, वो फ्लाई ऑफ होता है विद स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड इन वाई डायरेक्शन। और तीसरे फ्रेगमेंट के बारे में बोला है कि उसकी स्पीड 6.5 है। हमको बताना है शेल का मास, मतलब उस तीसरे फ्रेगमेंट का पहले हम मास फाइंड आउट करेंगे जिसकी स्पीड हमको बताई हुई है, और उसके बाद हम उस शेल का मास फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो जब ये 3 फ्रेगमेंट्स में ये शेल ब्रेक होगा, एक्सप्लोड होगा, तब यदि इनिशियल मोमेंटम 0 था तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। तो यहाँ क्या होगा कि इन दोनों फ्रेगमेंट्स का जो टोटल मोमेंटम है वो पहले हम लिखें, वो कितना होगा? 5 इंटू 1, इस फ्रेगमेंट की बात करें 1 की, तो उसका मोमेंटम होगा 5 इंटू 1 मास इंटू वेलोसिटी, अलॉन्ग एक्स है इसलिए यहाँ आएगा आई कैप। फिर इस दूसरे फ्रेगमेंट के लिए क्या होगा? 6 इंटू जे, 6 इंटू 2 सॉरी 12 इंटू जे होगा यहाँ, 12 इंटू जे। और तीसरे का मोमेंटम P3, ये तीनों मिलकर हो जाने चाहिए 0, क्योंकि इनिशियली मोमेंटम
0 था, यानी तीसरे फ्रेगमेंट का मोमेंटम कितना होगा, वो होगा माइनस साइन के साथ 5i प्लस 12j, मतलब 1 और 2 का जो नेट मोमेंटम था मैग्नीट्यूड में इस तीसरे फ्रेगमेंट का मोमेंटम बराबर होगा और डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट होगी। तो यदि हमको इन दोनों का मोमेंटम ये पता हो गया है 5i प्लस 12j, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो तीसरे के बराबर होगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, 144 प्लस 25, 169 का रूट यानी 13, तो तीसरे फ्रेगमेंट का नेट मोमेंटम है 13। अब ये वेक्टर फॉर्म में भले इसको भूल जाएं, आप तो स्केलर फॉर्म में काम करें। अब क्या दे रखा है हमको, तीसरे फ्रेगमेंट का मास जो हमको फाइंड करना है वो इनटू उसकी स्पीड दे रखी है 6.5। क्लियरली ये m होगा 2 kg के बराबर। तो याद तो सिर्फ इतना ही रखना था कि इन तीनों का नेट मोमेंटम 0 होने के लिए 2 kg 1 kg का जो नेट मोमेंटम था वो फाइंड करें, उसका मैग्नीट्यूड निकालें, तो तीसरे फ्रेगमेंट का मोमेंटम मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट होगी। मतलब ये दोनों ये पार्टिकल्स 1 और 2 का मोमेंटम यदि इस डायरेक्शन में है तो तीसरे का मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा। तो हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना देना था, तो 13 इज इक्वल टू m इंटू 6.5 किया तो तीसरे फ्रेगमेंट का मास हमको मिल गया 2 kg के बराबर। अब हमको चाहिए शेल का मास, तो शेल का मास कितना होगा, 1 kg एक सेगमेंट, एक फ्रैक्शन या एक फ्रैगमेंट, दूसरा 2 kg और तीसरा ही हमने फाइंड किया है 2, total sum is 5 kg, and so answer would be B, 5 kg is the answer. Next question, a rod AB of mass 10 kg and length 4 meter rests on a horizontal floor with end A fixed so as to rotate it in vertical plane about perpendicular axis passing through A. If work done on the rod is 100 joule, the height to which the end B be raised vertically above the floor. तो ऐसी है वो रॉड जिसका एक एंड यह है टेबल पर, यह है टेबल पर या ग्राउंड पर, क्या बोला हुआ है, फ्लोर पर, और दूसरे एंड को मतलब इस रॉड को इस तरह से उठाया जा रहा है ऊपर, रोटेट किया जा रहा है इस ए के अबाउट, ऐसा बोल सकते हैं। तो हमको बोला हुआ है कि वर्क डन कितना है, इसको ठीक कर लेते हैं जरा। वर्क डन बोला हुआ है कितना है, 100 जूल के बराबर। तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन अभी हमने एक प्रॉब्लम इसके पहले किया था। अब यदि यूनिफॉर्म रॉड है तो यहाँ इसका मास कॉन्सेंट्रेटेड होगा, तो हमको ये हाइट देखना होती है, ये हाइट देखना होती है। ये यदि h है, यदि हाइट h है, ये है उसका सेंटर ऑफ मास, और ये हाइट यदि h है तो वर्क डन होगा mgh। इस रॉड का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड होगा यहाँ, और जब इस रॉड को रोटेट करेंगे तब h हाइट यदि ये रेज हो गया होगा सेंटर ऑफ मास तो वर्क डन होगा mgh के बराबर, और ये दे रखा है हमको 100 जूल। अब मास कितना है उस रॉड का, 10 kg, g इज ऑल्सो 10, तो यहाँ से h हमको मिल गया कि h इज 1 मीटर। यदि 100 जूल वर्क डन हुआ है तो सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये कितने से रेज हो गई होगी, 1 मीटर से। हमको बताना है कि ये b कितने से रेज हो गया, मतलब ये हमको फाइंड आउट करना है। से दिस इज y, और ये है AC कितना होगा, तो ये होगा L/2 क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास है। अब यहाँ ज्योमेट्री से आप देख रहे हैं ये जो छोटा ट्रायंगल है ANC, ये और ये जो बड़ा ट्रायंगल है ABM, ये दोनों कैसे हैं, सिमिलर, और सिमिलर हैं तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, छोटे ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज लिखते हैं, तो वो कितना है, L/2, L/2 अपॉन बड़े ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज वो कितना है, L के बराबर, इज इक्वल टू छोटे ट्रायंगल का परपेंडिकुलर वो है H, और बड़े ट्रायंगल का परपेंडिकुलर Y जो हमको फाइंड आउट करना है। तो ये LL कैंसिल होकर Y इज इक्वल टू कितना हो गया, 2H, और H अभी हमने फाइंड किया है 1 मीटर, यानी Y होगा 2 मीटर के बराबर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे,
if the potential energy of a gas molecule is U equals to m upon r6 minus n upon r12, m and n being positive constants, then the potential energy at equilibrium must be. At equilibrium का मतलब है जब सिस्टम पर फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, F इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की। और हमको इक्विलिब्रियम में जब ये सिस्टम है या ये गैस मॉलिक्यूल है तब पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। तो आप जानते हैं F बराबर होता है माइनस डी यू अपॉन डी आर, माइनस डी यू अपॉन डी आर। तो U की इक्वेशन हमको दी हुई है, तो हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू R और उसे ज़ीरो के बराबर रख देंगे, तो हमको इक्विलिब्रियम की कंडीशन मिलेगी और फिर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे जो मिनिमम होगी। तो माइनस डी यू अपॉन डी आर मतलब माइनस डी डी आर क्या दे रखा है हमको, एम अपॉन आर सिक्स माइनस एन अपॉन आर 12, ये दे रखी है पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो माइनस बाहर रहने देते हैं, पार्ट्स में इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले ऐसे करेंगे तो डी डी आर एम आर रेस टू दी पावर माइनस 6, तो एन एक्स एन माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या होगा, ये एम तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और फिर माइनस साइन, क्योंकि आर रेस टू दी पावर माइनस 6 है तो माइनस 6 आर रेस टू दी पावर माइनस 7 होगा। तो क्या लिखना होगा यहाँ, माइनस, यहाँ पर और क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 6 अपॉन आर रेस टू दी पावर 7, ये होगा इसका आंसर। और इसको करें डिफ्रेंशिएट तो n बाहर होगा, फिर ये होगा माइनस 12, तो ये प्लस हो जाएगा 12n और r रेस टू दी पावर यहाँ आएगा 13। ये आया हमारे पास में फोर्स का इक्वेशन और इसको कर देंगे हम 0 के बराबर, तो माइनस तो हट गया और फिर इन्हें LHS RHS में ले जाएं तो क्या होगा, 6m, यहाँ कर लेते हैं 6m अपॉन r7 इज इक्वल टू 12n अपॉन r13। तो ये r7 है या r13 है, तो यहाँ r6 बचेगा और ये 6 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हुआ r6 इंटू m को ले जाते हैं RHS में तो 2n अपॉन m, ये आ गई r6 की वैल्यू। और r12 की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी स्क्वेयरिंग करना है बस आपको, तो हो जाएगा 4n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। ये वैल्यूज़ क्यों निकाली हैं, तो ये है r6 r12 की वैल्यूज़ करस्पॉन्डिंग टू इक्विलिब्रियम, मतलब ही नेट फोर्स 0, और इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेते हैं हमारी गिवन इक्वेशन में, तो हमको वो u मिनिमम मिल जाएगा। तो u बराबर कितना होगा, तो m अपॉन r6, और r6 कितना है, r6 है 2n अपॉन m, 2n अपॉन m, ये हो जाएगा m स्क्वायर, फिर माइनस साइन, ऑलरेडी यहाँ है n और डिनोमिनेटर में आएगा r12 इज 4n स्क्वायर, ऊपर आएगा m स्क्वायर, फिर ये एक n इस एक n से कैंसिल, m स्क्वायर यहाँ कॉमन कर लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा, यहाँ होगा 1/2n, एलसीएम भी ले ही लेते हैं, तो 4n होगा एलसीएम, 2n से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 2, 4n से करने पर 1, यानी m स्क्वायर अपॉन 4n, m स्क्वायर अपॉन 4n, ये होगी पोटेंशियल एनर्जी उस गैस मॉलिक्यूल की इन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो m स्क्वायर अपॉन 4n, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, a 20 kg ball moving with velocity 6 मीटर पर सेकेंड, 20 kg की एक बॉल है और वो मूव कर रही है 6 मीटर पर सेकेंड से, collides with a 30 kg ball initially at rest, 30 kg की एक बॉल है जो इनिशियली रेस्ट में है। आगे बोल रहे हैं बोथ ऑफ देम कोएलिज देन द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड मास, तो कंबाइंड मास कितना होगा 50 kg और हमको इसकी वेलोसिटी चाहिए, मतलब ये इन इलास्टिक कोलिजन का केस है।
तो करना क्या है, आपको सिर्फ मोमेंटम आपको कंजर्व कर लेना है। 20 × 6 ये पहली बॉल का मोमेंटम इनिशियल, और 30 kg बॉल तो रेस्ट में, उसका मोमेंटम तो ज़ीरो होगा। तो ये है टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, एंड आफ्टर कोलिजन वो कोएलीज हो गई हैं, मतलब 50 है टोटल मास इनटू v। तो यहाँ से हमको v मिल जाएगा। तो v बराबर कितना होगा, 20 × 6/50। अब ये ज़ीरो कैंसिल, 12/5, 12/5, तो क्लियरली 2.4 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, रनिंग मैन हैज सेम काइनेटिक एनर्जी एज दैट ऑफ अ बॉय ऑफ हाफ हिज मास। ध्यान से पढ़ें, रनिंग मैन है और उसकी काइनेटिक एनर्जी किसी बॉय के बराबर है, और उस बॉय का मास इस मैन के मास से आधा है। मतलब एक कंडीशन तो आपको इसी स्टेटमेंट में, पहले स्टेटमेंट में दी हुई है। मान लेते हैं कि मास है मैन का m, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे, हाफ m इंटू उसकी वेलोसिटी v1 स्क्वायर्ड। ये मैन की बात हुई, और उसकी काइनेटिक एनर्जी बॉय के काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। बॉय का मास कितना होगा, वो होगा m/2, क्योंकि कंडीशन दी हुई है हमको मैन का मास कैसा है, ट्वाइस ऑफ बॉय, या बॉय का मास है हाफ ऑफ द मैन। तो m/2 इंटू वेलोसिटी बॉय की मान लेते हैं v2 है, v2 स्क्वायर। तो ये कंडीशन 1 यहाँ से हमको मिल जाएगी। अब यहाँ हाफ हाफ कैंसिल हो रहा है, m भी कैंसिल होगा, हाफ भी कैंसिल होगा। तो क्या कंडीशन आ रही है, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर बाई 2। 2 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो 2v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर। ये इक्वेशन 1। आगे क्या बोल रहे हैं, द मैन स्पीड्स अप बाय 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब उसकी स्पीड पहले v1 थी, तो अब वो कितनी हो गई है, v1 + 2, स्पीड अप बाय 2 मीटर पर सेकेंड। ये मैन की बात हो रही है। एंड द बॉय चेंजेस हिज स्पीड बाय x मीटर पर सेकेंड सो दैट द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द बॉय एंड मैन आर अगेन इक्वल। मतलब जब उस आदमी ने अपनी स्पीड v1 से कितनी कर ली, v1 + 2, और उस बॉय ने अपनी स्पीड जब x से चेंज कर ली, तो उसको लिख लेते हैं हाफ m/2। ये बॉय का मास, उसकी वेलोसिटी पहले थी v2, अब मान लेते हैं कि वो v2 + x हो गई। तब क्या हुआ, फिर से उनकी काइनेटिक एनर्जीज बराबर हो गई, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो हाफ m कैंसिल, हाफ m कैंसिल, 2 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, या इसको लिख लें v1 + v2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू v2 + x होल स्क्वायर अपॉन 2 है, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो v1 + 2 इज इक्वल टू v2 + x अपॉन √2, ऐसा लिखा जा सकता है। और इक्वेशन 1 से हमको क्या पता है, हमको मालूम है कि v1 बराबर होगा, v1 इज इक्वल टू होगा v2 अपॉन √2। इसको ऐसे भी हम बोल सकते हैं, v1 इज इक्वल टू v2 अपॉन √2, और ये हम यहाँ v1 की जगह यूज कर लेते हैं। v1 यहाँ पर v2 अपॉन √2 लिख देते हैं, v2 अपॉन √2 + 2 इज इक्वल टू, RHS में इसको लिखते हैं v2 अपॉन √2 प्लस x अपॉन √2, ऐसा लिख लेते हैं। और अब ये दो टर्म्स तो कैंसिल आउट हो रही हैं, तो x बराबर क्लियरली आ जाएगा 2√2 के बराबर, 2√2 के बराबर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A ball which is at rest is dropped from a height h meters. As it bounces off the floor, its speed is 80% of what it was just before touching the ground. The ball will then rise to nearly a height. तो कैसे सॉल्व करेंगे, एक बॉल है, उसको h मीटर की हाइट से यदि ड्रॉप किया है, तो जिस वेलोसिटी से वो स्ट्राइक होगी ग्राउंड को, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय द इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इस इक्वेशन को यूज करेंगे। v हमको फाइंड आउट करना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और डाउनवर्ड्स डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लें, तो g पॉजिटिव, h भी पॉजिटिव होगा।
यानी वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ये हो गई इक्वेशन 1। और अब रिटर्न जर्नी की बात करते हैं। अब रिटर्न जर्नी में मान लो उसकी वेलोसिटी हो गई है u, टकराई थी ये कितने से, v से, और लौटते समय इसकी वेलोसिटी हो गई है मान लो u, जैसा कि यहाँ बोला हुआ है उसकी स्पीड हो गई 80% v का, तो उसको हाल फिलहाल u मान लेते हैं। तो जाते समय की वेलोसिटी है u, और जब वो मैक्सिमम हाइट पर जाएगी, ये हम बात कर रहे हैं रिटर्न जर्नी की। रिटर्न जर्नी में वो किस वेलोसिटी से टकराई थी, v से, लौटते समय उसकी वेलोसिटी हो गई है u, और जब वो मैक्सिमम हाइट तक रीच करेगी तब उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो फिर से यही इक्वेशन यूज कर रहे हैं। तो 0 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, u स्क्वायर माइनस 2gh डैश, ऐसा लिखेंगे। ये इक्वेशन बनाएंगे यहाँ से u स्क्वायर का, u स्क्वायर बराबर होगा 2gh डैश। ऐसी दो इक्वेशंस हमने बना ली, एक बार डाउनवर्ड्स और एक बार अपवर्ड्स मोशन के लिए। और अब वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर डिवाइड कर देते हैं, वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, 2g कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, h अपॉन h डैश। हमको फाइंड क्या करना है, द बॉल विल देन राइज टू नियरली हाइट, मतलब h डैश फाइंड आउट करना है। तो h डैश बराबर कितना होगा, h इंटू यू अपॉन वी होल स्क्वायर। और अब हमसे बोला हुआ था कि u बाय v ये कितना होगा, तो v का 80% है u, तो यहाँ क्या लिखेंगे, u की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 80v/100। तो v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 80/100 उसका स्क्वायर। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे आप, आगे इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 0.64, क्योंकि एक डेसिमल ये हटेगा, फिर 10 से डिवाइड करें तो 0.8 होगा ये, और 0.8 स्क्वायर इज 0.64, ये हो जाएगा 0.64 h के बराबर। तो 0.64 h ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो हमने इसे काइनेमेटिक्स से सॉल्व कर दिया है। अगला क्वेश्चन, इन इलास्टिक कोलिजन बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड, ओनली एनर्जी ओनली मैकेनिकल, तो इसमें से यही ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है, बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड। पर काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड ये बात पार्शियली सही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, ऐसा लिखना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, तो ठीक है वैसे ये ऑप्शन, बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड। पर आप तो ये याद रखें कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, ऐसा याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेकंड ऑफ मोशन ऑफ द बॉल इज 1:2:3, 149, 135, 153। तो पहले तो आपको ये याद लाना पड़ेगा, मोशन अंडर ग्रेविटी में हम इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि जी कांस्टेंट होता है, और nth सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है u प्लस हाफ ए की जगह यहाँ g आ जाएगा इंटू 2n-1, ये इक्वेशन हम यूज करेंगे। अब फर्स्ट सेकंड में कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, तो n की जगह 1 सब्सटीट्यूट करना है, u तो 0 लेंगे, यहाँ आएगा हाफ ए, 2 × 1 - 1 यानी हाफ ए हो गया ये। s2 फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, वो होगा हाफ ए, u फिर 0 है, और यहाँ आएगा 2, तो यहाँ 3 आ जाएगा, ये 3 टाइम्स है s1 का। और s3 कितना होगा, s3 होगा हाफ ए, और 3 × 2 6 - 1 इज 5, तो ये रेशो आ रहा है 1:3:5। अब आपको मालूम है कि वर्क डन बाय द ग्रेविटी, बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, डाउनवर्ड्स एक्ट करती है ग्रेविटी, डाउनवर्ड्स ही डिस्प्लेसमेंट है, तो cos थीटा 1 होकर वर्क डन हम लिखेंगे mgh, मतलब ये वर्क डन h से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या s से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
तो एस यदि 1:2:3 के रेशो में है तो वर्क डन भी 1:2:3 के रेशो में होगा एंड सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करते हैं। A ball whose kinetic energy is E is projected at an angle of 45 degree to the horizontal. The kinetic energy of the ball at the highest point of its flight will be। तो ये बात हो रही है किसी प्रोजेक्टाइल मोशन की। मान लो कि किसी पार्टिकल को या बॉल को 45 डिग्री के एंगल पर स्पीड u से फेंका गया, तो उसकी टोटल एनर्जी E बराबर होगी हाफ एम वी स्क्वायर। ये उसकी टोटल एनर्जी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर काइनेटिक एनर्जी। हमसे बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए कहाँ पर, हाईएस्ट पॉइंट पर यानी मैक्सिमम हाइट पर। तो मैक्सिमम हाइट पर कैसे आएगी काइनेटिक एनर्जी, तो आपको याद आना चाहिए कि मैक्सिमम हाइट पर स्पीड होती है v cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है और सिर्फ बचता है v cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो कितना हुआ ये हाफ एम वी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा कितना दे रखा है 45। कॉस 45 होता है 1/√2, उसका स्क्वायर करना है तो वो हो जाएगा 1/2 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, और हाफ एम वी स्क्वायर है उसकी टोटल एनर्जी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर, यानी ये हो जाएगी E/2 के बराबर। आंसर सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, इफ मास एनर्जी इक्विवेलेंस E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर की बात हो रही है। आइंस्टीन कहता है कि एनर्जी और मास ये इक्विवेलेंट होते हैं। तो इफ मास एनर्जी इक्विवेलेंस इज टेकन इनटू अकाउंट व्हेन वाटर इज कूल्ड टू फॉर्म आइस, तो कूलिंग में टेम्परेचर कम होता है, एनर्जी भी कम होती है, और एनर्जी यदि कम होती है तो द मास ऑफ वाटर शुड, तो मास ऑफ वाटर को क्या हो जाना चाहिए, तो यदि उसकी कूलिंग हो रही है, थीटा कम हो रहा है, एनर्जी कम हो रही है, तो मास को भी कम हो जाना चाहिए, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 800 न्यूटन पर मीटर, यानी के दिया हुआ है, हैज एन एक्सटेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, वर्क डन इन एक्सटेंडिंग इट फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर इज। तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगता है, के एक्स डी एक्स। स्प्रिंग के केस में यह है एलिमेंट्री वर्क डन, और इसे इंटीग्रेट कर देते हैं टोटल वर्क डन के लिए, और लिमिट्स क्या आएंगी, तो लिमिट्स आएंगी 5/100, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है उसे 5/100, और यहाँ आएगा 15/100। इन लिमिट्स के बीच इसे इंटीग्रेट कर देना है। तो के कांस्टेंट ये तो बाहर आ जाएगा, और के दे रखा है हमको 800, उसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, बचता है एक्स डी एक्स, और एक्स डी एक्स होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर, और लिमिट्स 5/100 और यहाँ 15/100। अब आगे इसको सॉल्व करें तो दो तो बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा 400, और फिर लिमिट सब्सटीट्यूट करें तो यहाँ क्या आएगा 15/100 स्क्वायर, 15/100 स्क्वायर माइनस 5/100 स्क्वायर, 5/100 स्क्वायर। तो इसमें से 100 स्क्वायर इसको बाहर कर सकते हैं, 400/100 स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं ऊपर से भी, चाहे तो आप 5 स्क्वायर कॉमन कर लें, तो यहाँ 5 स्क्वायर लिख देते हैं यानी 25। अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3 स्क्वायर, क्योंकि 15 है तो इसको 5 इंटू 3 लिख कर 5 स्क्वायर को बाहर कर दिया तो 3 स्क्वायर बचेगा, यानी 9 - 1 यानी 8 बचेगा यहाँ। अब क्या करें आगे इसकी सॉल्विंग के लिए, तो एक 100 को इससे कैंसिल कर देते हैं, और 25 इंटू 4 ये 100 के बराबर होगा, यानी बचता है सिर्फ 8, यानी आंसर होगा 8 जूल, एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे, when the kinetic energy of a body is doubled its momentum increases by how many times। हमको काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन पता होना चाहिए। यू नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज p स्क्वायर अपॉन 2m, m इज मास ऑफ द बॉडी, मास तो कांस्टेंट रहेगा,
इसलिए हम लिख सकते हैं k प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर, और या फिर लिख सकते हैं p इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ k। अब यहाँ काइनेटिक एनर्जी यदि डबल हो रही है तो ऑब्वियसली मोमेंटम हो जाएगा √2 टाइम्स, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, a car of mass 1000 kg accelerates uniformly from rest to a velocity of 54 km per hour in 5 seconds. The average power of the engine during this period in watt is। तो हमको चाहिए एवरेज पावर। एवरेज पावर क्या होगी? वर्क डन अपॉन टाइम, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। और वर्क डन क्या होगा? तो वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट है x, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम तो हमको दे रखा है 5 सेकेंड, एक्सेलरेशन हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट मास इज गिवन टू बी 1000। तो अब एक्सेलरेशन कैसे आएगा? क्योंकि बोला है कि रेस्ट से 5 सेकेंड में उस कार की वेलोसिटी हो जाती है 54 किलोमीटर पर आवर। तो हम यूज़ करेंगे v इज इक्व टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्व टू यू प्लस ए टी से फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है? 54 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 15, यानी यहाँ आएगा 15। इनिशियल वेलोसिटी 0, ए हमको फाइंड आउट करना है, और टाइम है 5 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यह है एक्सेलरेशन। अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे s इज इक्व टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। तो x इज इक्व टू यू टी वाली टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी, हाफ a विच इज 3 इंटू टी स्क्वायर, मतलब ही 25, यानी ये हो जाएगा 75 अपॉन 2 के बराबर। तो x आ गया है, a आ गया है, मास हमको मालूम है, टाइम भी पता है, सबका सब्सटीट्यूशन यहाँ करेंगे। तो मास इज 1000 kg, एक्सेलरेशन इज 3, डिस्प्लेसमेंट इज 75/2, और टाइम है 5, 2 इंटू 5। तो ये 5 दूनी 10 होकर ये 0 कैंसिल आउट। बस इसको हमको सॉल्व कर देना है। तो 75 इंटू 3 इज 225, और 225 के साथ 2 जीरोज और आ जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा वॉट में, यानी 22,500 इसका आंसर है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अ क्वार्टर हॉर्स पावर, क्वार्टर हॉर्स पावर मतलब 1/4, क्वार्टर हॉर्स पावर मोटर runs at a speed of 600 revolutions per minute. Assuming 40% efficiency, the work done by the motor in one rotation is। तो पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, तो वर्क डन क्या होगा? पावर इनटू टाइम। अब पावर कितनी दे रखी है? पावर दी है 1/4 हॉर्स पावर, 1/4 हॉर्स पावर, और हॉर्स पावर को कन्वर्ट कर लेंगे हम वॉट में। तो 1 हॉर्स पावर होता है 746 वॉट। तो ये आ गई पावर, और एफिशिएंसी दे रखी है 40%, तो इसका हमको 40% लेना पड़ेगा। 746/4 का 40%, यानी 40 अपॉन 100। तो ये है यूजफुल पावर, और इसमें मल्टीप्लिकेशन हमको करना पड़ेगा किसका? टाइम का। तो टाइम फाइंड आउट करना हमसे बोला है, 600 रिवॉल्यूशंस होते हैं 1 मिनट में। तो एक रिवॉल्यूशन कितने समय में होगा ये हमको फाइंड करना है। तो 600 रिवॉल्यूशंस होते हैं 1 मिनट, यानी 60 सेकेंड में, और इसलिए एक रिवॉल्यूशन होगा कितना? 60 अपॉन 600, यानी 1/10 सेकेंड में, वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/10। तो बस इसको हमको सॉल्व कर देना है। ये 4 से ये 10 टाइम्स कैंसिल, ये 10 भी कैंसिल, तो 746 अपॉन 100 ये आंसर होगा। 100 से इसको डिवाइड करें तो 7.46 ये आंसर आएगा किस में? तो हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? वर्क डन, यानी ये आएगा जूल में, क्योंकि हमने यहाँ पावर यूज करी है वॉट में। तो 7.46 जूल इज आवर आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे, एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m suffers one dimensional elastic collision with a nucleus of unknown mass।
तो m मास का अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल का मास बोला है m है, और ये कोलाइड होता है विद द न्यूक्लियस ऑफ अननोन मास। तो मान लो इसकी वेलोसिटी है u बिफोर कोलिजन, ये है अल्फा पार्टिकल, और ये है वो न्यूक्लियस, इसका मास सपोज कर लेते हैं m, ये कोलिजन के पहले। आगे क्या बोला, आफ्टर द कोलिजन द अल्फा पार्टिकल इज स्केटर्ड डायरेक्टली बैकवर्ड्स लूजिंग 75% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, देन द मास ऑफ न्यूक्लियस इज, ये मास हमको फाइंड आउट करना है। हमसे बोला आफ्टर कोलिजन ये जो अल्फा पार्टिकल है वो वापस उसी डायरेक्शन में आ जाता है, बैकवर्ड्स मूव करता है, मतलब रिट्रेस करता है अपना पाथ, हम मान लेते हैं विद वेलोसिटी v, और इस न्यूक्लियस की वेलोसिटी हम सपोज कर लेते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो है v डैश। तो ये सिचुएशन है बिफोर कोलिजन और ये सिचुएशन है आफ्टर कोलिजन। हमको चाहिए मास ऑफ द न्यूक्लियस। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सबसे पहले लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी लूज किसने की, अल्फा पार्टिकल ने। उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी थी कोलिजन के पहले, तो वो थी हाफ एम यू स्क्वायर, इतनी एनर्जी थी। और बाद में उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई है, हाफ एम स्पीड स्क्वायर। तो अभी यहाँ वेलोसिटी भले ही ऑपोजिट डायरेक्शन में है, पर अभी कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर हमको स्पीड लेना होती है। और ये किसके बराबर है, तो ये है 3/4, क्योंकि 75% उसने लूज कर दिए, यही है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये 3/4 है किसका, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का, मतलब हाफ एम यू स्क्वायर का। ये कंडीशन हमको दी हुई है, इसको आगे सॉल्व करें तो आप देख रहे हैं इसमें से हाफ और एम ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, यू स्क्वायर, यहाँ बचेगा वी स्क्वायर, और इधर 3/4 यू स्क्वायर। इसको फिर से लिखते हैं, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू 3/4 यू स्क्वायर। और अब इस यू स्क्वायर को ट्रांसपोज कर लेते हैं, यहाँ बचेगा यू स्क्वायर बाय 4, और वी स्क्वायर को ले जाते हैं आर एच एस में, तो यू स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, यानी वी कितना आ गया, ये हमको मिलेगी स्पीड, स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल आफ्टर कोलिजन। हमको चाहिए v का वैल्यू, तो v इज इक्वल्स टू हो जाएगा u/2 के बराबर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया है इस क्वेश्चन के लिए, u/2 हो गई है उसकी स्पीड। अब लगाएंगे हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो बिफोर कोलिजन इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कितना होगा, mu इनिशियली, न्यूक्लियस का तो 0 होगा, और बाद में क्या लिखेंगे, उसे लिखेंगे -mv, क्योंकि इसने अपनी डायरेक्शन ऑपोजिट कर ली है, तो माइनस साइन ये ऑपोजिट डायरेक्शन का हुआ। और न्यूक्लियस के लिए क्या लिखेंगे, एम वी डैश। ऐसी एक इक्वेशन आई है ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से, ऐसा मिला हमको इक्वेशन। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, एम यू प्लस एम वी प्लस एम वी, और v की जगह आप u/2 सब्सटीट्यूट कर ही सकते हैं। mu/2 इज इक्वल टू कैपिटल M v डैश, ऐसा आएगा। और इसमें से mv डैश कितना हो गया, फिर mv डैश हो जाएगा 3mu/2 के बराबर, 3 स्मॉल m u/2। एक इक्वेशन हमको ये मिला, हमको कैपिटल M फाइंड आउट करना है। अब हम लगा देंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के लिए आप जानते हैं E इज इक्वल टू होता है, क्या है फॉर्मूला, वो V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो E तो 1 हो जाएगा, U1 है U के बराबर, और U2 इनिशियल वेलोसिटी न्यूक्लियस की वो 0 है, यानी ये हो जाएगा E इंटू, E तो 1 हो गया है, इसको भी छोड़ दें, U हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर। और इधर क्या होगा, फाइनल वेलोसिटीज कितनी कितनी है, वो है v और v डैश, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो हो जाएगा v प्लस v डैश। और हमको चाहिए v डैश का वैल्यू, ताकि वो यहाँ सब्सटीट्यूट करके हम m फाइंड आउट कर लें। तो v डैश बराबर होगा u माइनस v। तो
u माइनस v के बराबर। तो v कितना हमने फाइंड किया था, u/2, यानी ये आया u/2, और इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेंगे। तो m, कैपिटल M इंटू u/2, u/2 इज इक्वल टू 3 स्मॉल m u/2। तो इसमें से 2 कैंसिल आउट, u भी कैंसिल आउट, फाइनली कैपिटल M हमको मिल रहा है 3m के बराबर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ज़रूर करना चाहिए। एक दो बार इसको करके देखें आप, और इसके आंसर को याद रखें। अब अगला क्वेश्चन करेंगे। एन इलास्टिक बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h and it rebounds many times from the floor. If the coefficient of restitution is e, the time for third impact after second impact is। तो h हाइट से इस बॉल को गिराया गया है, फर्स्ट इम्पैक्ट के पहले कितनी देर तक वो हवा में रहेगी। तो ये तो आप स्टैंडर्ड रिजल्ट है जानते हैं, √2h/g। उसे h हाइट से गिराया गया है, इतना समय उसे लगेगा पहली बार फ्लोर से टकराने के लिए, और वो वेलोसिटी जिससे ये बॉल फ्लोर से टकराएगी वो कितनी होगी, तो वो होगी √2gh। अब बात करते हैं हम फर्स्ट इम्पैक्ट के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये फाइंड करते हैं। और उसके लिए हमको लगाना पड़ेगा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का ये फॉर्मूला, u1 माइनस u2 इंटू ई, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ये मैंने ई लिखा हुआ है। अब इसमें से u2 और v2 ये दोनों फ्लोर की वेलोसिटीज हैं पहले और बाद की, इनको तो आप ज़ीरो रख सकते हैं। u1 कितना है, तो फर्स्ट इम्पैक्ट के लिए जब वो बॉल टकराती है फ्लोर से, टकराने के ठीक पहले उसकी वेलोसिटी होती है √2gh इंटू ई, इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या आएगा -v1। तो -v1 आएगा यहाँ पर, तो इसको भी माइनस साइन के साथ आप चाहें तो लिख सकते हैं, या v1 इज इक्वल्स टू -e√2gh। तो ये माइनस साइन है डायरेक्शन का, ऑपोजिट डायरेक्शन का, मतलब फर्स्ट इम्पैक्ट के लिए वो टकराई, और टकराने के ठीक बाद उसकी वेलोसिटी होगी माइनस साइन के साथ e इंटू √2gh। अब ये ऊपर जाएगी हवा में, कितनी देर तक हवा में चलेगी, जब तक कि इसकी वेलोसिटी ज़ीरो नहीं हो जाती। तो v इज इक्वल टू यू प्लस AT लगाकर इसकी फाइनल वेलोसिटी को ज़ीरो कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ये ले लेंगे v1 के बराबर, विच इज़ -e इंटू √2gh। तो ये हुआ v इज इक्वल टू u प्लस AT, इसको t डैश भी आप बोल सकते हैं। इतना टाइम उसको लगेगा वापस हवा में रुकने तक चलने के लिए, इतना टाइम लगेगा जब तक कि वो रुक नहीं जाती, आई मीन। तो टी डैश कितना हो जाएगा, टी डैश बराबर हो जाएगा e√2gh/g। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा √2h/g। ये हुआ टी डैश, ये ऊपर जाने का समय, और आप जानते हैं टाइम ऑफ असेंट बराबर होता है टाइम ऑफ डेसेंट, तो इतना ही टाइम इसको नीचे आने में भी लगेगा। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ दिस, मतलब 2e इंटू √2h/g। तो ये जो सेकेंड पार्ट में हमने सॉल्विंग किया, ये कौन सा टाइम आएगा, ये जो आया है 2e√2h/g, ये है फर्स्ट इम्पैक्ट और सेकेंड इम्पैक्ट के बीच का टाइम इंटरवल। इसी तरह से सेकेंड इम्पैक्ट और थर्ड इम्पैक्ट के बीच का यदि आपको टाइम इंटरवल चाहिए है, तो वो कैसे आएगा, सिर्फ इसमें एक e का और मल्टीप्लिकेशन आपको कर देना है। तो ये हो जाएगा 2e², आप सॉल्विंग करेंगे तो यही रिजल्ट आपको मिलने वाला है, 2e² √2h/g। तो इस 2 को अंदर भेज सकते हैं, तो ये हो जाएगा e², अंदर जाएगा जब ये 2 तो 4 बन के जाएगा, तो ये हो जाएगा 8h/g। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, इनको आप रट भी सकते हैं। जैसे यहाँ आया है 2e√2h/g, फिर क्या आया है, यहाँ पर आया था 2e² √2h/g। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड
makes an elastic collision with another body at rest and continues to move in the original direction with one fourth of its original speed. The mass of the second body which collides with the first body is. तो एक बॉडी है जिसका मास है 2 kg, 2 kg मास की एक बॉडी 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है और ये बॉडी टकराती है किसी दूसरी बॉडी से जिसका मास हम सपोज कर लेते हैं कि m है और ये रेस्ट में है। तो ये 2 kg की बॉडी 2 मीटर पर सेकेंड से मूव करती हुई रेस्ट की इस बॉडी से कोलाइड होती है और फिर बोला हुआ है कि फर्स्ट बॉडी अपने मोशन की ओरिजिनल डायरेक्शन में ही मूव करती है विद वन फोर्थ ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। तो उसकी ओरिजिनल स्पीड थी 2, तो अब कितनी हो जाएगी 2/4 मीटर पर सेकेंड। ये पहली बॉडी की बात हो रही है 2 kg की ये बॉडी और मान लेते हैं कि दूसरी बॉडी की स्पीड हो गई है v के बराबर जिसका मास है m। और अब हम लगा देंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना होगा 2 इंटू 2, फर्स्ट बॉडी का, सेकेंड बॉडी तो रेस्ट में है 0 होगा। और अब फाइनल जो मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन वो कितना होगा फर्स्ट बॉडी के लिए 2 इंटू 2/4 प्लस मास m और वेलोसिटी v सेकेंड बॉडी की। तो ये मोमेंटम से एक इक्वेशन हमको मिलेगा, ये कितना होगा, ये होगा 4 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो 4 माइनस 1 इज इक्व टू एम वी। तो 3 इज इक्व टू एम इंटू वी, एक इक्वेशन हमको ये मिल गया। और अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से हम वो इक्वेशन जानते हैं क्या होती है, ई इंटू यहाँ आता है u1 माइनस u2 और इधर आता है v2 माइनस v1, ये इक्वेशन लगा देंगे। अब ये बात हो रही है इलास्टिक कोलिजन की, E1 होगा, u1 कितना है वो है 2, u2 इज 0 और इस तरफ v2 वो है v के बराबर और v1 है 2/4 यानी हाफ, यानी v माइनस हाफ। ऐसी एक इक्वेशन बना लेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। तो यहाँ से v फाइंड आउट कर लेते हैं, v कितना होगा 2 प्लस हाफ यानी 2.5 यानी 5/2 और इसे सब्सटीट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 1 में क्योंकि हमको चाहिए m। तो m इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3/v एंड v इज 5/2 यानी आया 6/5 और 6/5 यानी 1.2 kg यानी सेकेंड बॉडी का मास होगा 1.2 kg। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अभी अगला क्वेश्चन, इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन अ बॉडी हैज। तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, आप जानते होंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास m एट रेस्ट इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स p। यहाँ फोर्स को p बोला गया है, ध्यान देंगे, फॉर अ टाइम t, इट्स काइनेटिक एनर्जी आफ्टर एन इंटरवल t इज। तो काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में रिलेशन होता है k इज इक्वल टू p²/2m। तो यहाँ p फोर्स नहीं है बल्कि लीनियर मोमेंटम है। और एक थ्योरम आप और जानते होंगे, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, यानी मोमेंटम को हम इम्पल्स के बराबर लिख सकते हैं। और इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स यहाँ p से रिप्रेजेंट हुआ है तो p इंटू टी लिख सकते हैं हम लीनियर मोमेंटम को, इसका स्क्वायर अपॉन 2m। तो काइनेटिक एनर्जी को फोर्स टाइम और मास की टर्म्स में इस तरह लिखा जा सकता है। अब इसकी स्क्वेयरिंग कर लें तो ये होगा p² t² अपॉन 2m के बराबर और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, p² t² अपॉन 2m एंड सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।